Hello dear students. Today we will read about for the second unit of plus 2 class electric current. इसका पहला पार्ट आपके सामने आ चुका होगा। अब हम इसके सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे कि इसका सेकंड पार्ट है वो हमें क्या बताना चाहता है और उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं वो इंक्लूड किए जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो अगला टॉपिक हमारे सामने आता है वो आपका होम्स लॉ है। इसके बारे में आप 10th क्लास के अंदर भी पढ़ चुके होंगे। तो होम्स लॉ क्या होता है? होम्स लॉ स्टेट दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ ए वायर। मान के चलें ये आपकी एक वायर है, इस वायर के अंदर से आपका जो करंट है जो फ्लो होने लग रहा है वो आपका करंट आई है। इसके दो एंड का नाम रख सकते हैं ए और बी। शायद आपको इस बात के बारे में पता भी होगा कि जो वोल्टमीटर हमारा किसी भी सर्किट के अंदर कनेक्टेड किया जाता है वो हमेशा सर्किट के साथ पैरेलल में कनेक्ट होता है। ठीक है, तो हमारा जो वोल्टमीटर है उसकी दोनों वायर हम इसके दोनों एंड के ऊपर कनेक्टेड कर देते हैं। तो ओम्स लॉ हमें क्या कहना चाहता है कि इस वायर के अंदर से जितना ज़्यादा करंट का फ्लो होगा इस वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों एंड्स के बीच में वो भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई किस तरह से कर सकते हैं? इसको सिंप्लीफाई में हम लिखेंगे V इज इक्वल टू आई आर। ये बातें आपको 10th क्लास में पढ़ने को मिल जाती हैं। यहाँ पर ये जो हमारा R है इसको हम वैसे तो कहेंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड दिस इज नोन एज द रेजिस्टेंस। देखिए ध्यान से हम एक बात समझते हैं और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कोई भी चार्ज पार्टिकल जब अपने एक एंड से दूसरे एंड की ओर फ्लो करता है तो उसके पाथ ऑफ प्रोपेगेशन के अंदर कई तरह की ऑब्स्टेकल आती हैं, कई तरह की रुकावटें आती हैं और जो वो रुकावटें हैं उन्हीं का नाम यहाँ पर रेजिस्टेंस के नाम से दिया हुआ है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कोई ये मत मान के चलें कि कोई और बड़ी चीज़ है। रेजिस्टेंस का मतलब यही है कि जो आपके चार्ज पार्टिकल्स हैं जब वो अपने पाथ में फ्लो करने वाले थे तो उनके रास्ते में कौन कौन सी रुकावटें आई हैं। और ये जो रुकावट है हमारी रेजिस्टेंस जो है इसके फैक्टर भी कई तरह के हो सकते हैं, उनके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो अब इस टॉपिक के अंदर हम सबसे पहले हम आर की वैल्यू को निकालने के बारे में सोचते हैं। देखिए इससे जो पहला टॉपिक था उसमें हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकाली थी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है? स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ डिवाइड बाई एम, वेयर स्मॉल ई इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ई इज द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप बोल सकते हैं। टाउ का आपको मैंने मतलब बताया था, टाउ का मतलब यहाँ पर क्या था? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब द टाइम इंटरवल दैट इज गेन्ड बाई ए इलेक्ट्रॉन टू इन ए सक्सेसफुल कोलिजन। कोई दो इलेक्ट्रॉन है आपके यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए, इन दोनों के बीच में सक्सेसफुल कोलिजन होने से पहले जो टाइम लिया जाएगा, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में टकराने से पहले कितना टाइम लेता है, इसी का नाम रिलैक्सेशन टाइम हुआ करता था। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आया था। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या होता है? V डिवाइड बाई एल, पोटेंशियल डिवाइड बाई लेंथ ऑफ पोटेंशियल अप्लाइड डिवाइड बाई लेंथ ऑफ द वायर। आप एक ये वाली बात याद रखेंगे, एक ये वाली बात याद रखेंगे। और तीसरी चीज जो हमने फॉर्मूला निकाला था किसका? रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी। तो क्या करते हैं, जो आपकी इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे है इसके अंदर फर्स्ट इक्वेशन से जो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आती है उसको पुटअप करेंगे। I इज इक्वल टू ए एन ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलैक्सेशन टाइम डिवाइड बाई एम। I इज इक्वल टू ए एन ई स्क्वेयर ई टाउ डिवाइड बाई एम। और देखिए जो आपकी सेकेंड नंबर इक्वेशन हमारे पास यहाँ से है, सेकेंड नंबर इक्वेशन से हमें क्या मिलता है? सेकेंड नंबर इक्वेशन से हमें अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलती है। तो चलिए उसको पुटअप करते हैं। तो आपकी नई इक्वेशन क्या बनती है? ए एन ई स्क्वायर वी डिवाइड बाई एल टाउ डिवाइड बाई एम।
मतलब ये आपकी नई इक्वेशन बन जाएगी। अब ये जो हमारी इक्वेशन बनी हुई है इसका कंपैरिजन करते हैं। किस किस से कंपैरिजन करेंगे? एक तो रेजिस्टेंस के जो फैक्टर हैं, रेजिस्टेंस के जो फैक्टर हैं उस वैल्यू के साथ कंपैरिजन करेंगे, और पहले इसका एक बार सिंपली कंपैरिजन करके देखते हैं। देखिए, आप एक काम करें, आप आई को इस साइड में ले आएं और बाकी सारी टर्म को उस साइड में लेके चले जाएं। V डिवाइड बाई आई इज इक्वल टू, ये यहाँ पर जो आपका ml डिवाइड में है ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ml डिवाइड बाई an e स्क्वेयर टाउ। मतलब आपके v डिवाइड बाई आई की वैल्यू आ जाती है ml डिवाइड बाई an e स्क्वेयर टाउ। देखिए, यहाँ से ऊपर वाले फॉर्मूले से अगर हम यहाँ से भी हम r की वैल्यू निकालें तो r की वैल्यू क्या आती है? v डिवाइड बाई आई। मतलब जो आपका ये जो राइट हैंड टर्म है ये आपका रेजिस्टेंस के बराबर है, तो क्या हो जाएगा? हमारे जो R की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? ml डिवाइड बाई an e स्क्वेयर टाउ। आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे अच्छे तरीके से कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। ओके, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 लिख सकते हैं। इसके बाद में चलते हैं हम अगले टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर। किसी भी वायर के रेजिस्टेंस को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो फैक्टर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो हमारा फैक्टर होगा दैट इज लेंथ ऑफ कंडक्टर। वायर, जो भी आपके पास वायर जो कंडक्टर है उस कंडक्टर की लेंथ कितनी होती है। अब देखिए ये इस चीज़ को किस तरह से अफेक्ट करता है, इस बात के बारे में ध्यान से देखें। रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, आपकी वायर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी आपका रेजिस्टेंस उस वायर का वो उतना ही ज़्यादा होगा। सेकंड पे हम चलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। आपकी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होता है उसके हिसाब से रेजिस्टेंस पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस बात को आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर वायर के एरिया के बारे में बात नहीं होती, वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसका मतलब होता है कि आपकी जो वायर है उसकी मोटाई कितनी, उसकी थिकनेस कितनी है, हमें उस चीज़ से मतलब है यहाँ पर। ठीक है, ये जो हमारे ऊपर वाले दोनों फैक्टर्स हैं नंबर 1 एंड नंबर 2, अगर हम लोग कंबाइन करें तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L डिवाइड बाई A। यहाँ से इस प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट क्वांटिटी यूज करते हैं दैट इज नोन एज द रेजिस्टिविटी, और इसको रो से हम बोलेंगे। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 5। देखिए इक्वेशन नंबर 4 आपके पास है, इक्वेशन नंबर 5 आपके पास है। इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल बराबर है। दोनों की राइट हैंड साइड में देखिए, अगर मान के चलें जो आपकी 4th नंबर इक्वेशन है उसको हम नीचे ले आए एक बार। अगर 4th नंबर इक्वेशन कैसे लिखें तो R इज इक्वल टू m डिवाइड बाई n e स्क्वेयर टाउ मल्टीप्लाइड बाई L डिवाइड बाई A। जो आपकी 4th नंबर इक्वेशन है उसको हम अगर इस तरह से लिख दें तो ध्यान से देखिए, आपकी 4th और 5th नंबर इक्वेशन के अंदर L डिवाइड बाई A की जगह पे L डिवाइड बाई A है, लेफ्ट हैंड में आपका R है, दोनों साइड में है वो। तो ये वाली जो वैल्यू है किसकी बच जाती है आपकी? ये रेजिस्टिविटी की वैल्यू बच जाती है। तो आपके पास एक फॉर्मूला और आ जाता है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू m डिवाइड बाई n e स्क्वेयर टाउ। मैं लिख देता हूं इसकी जगह पे क्या होता है ये रेजिस्टिविटी। द एडजेक्टिव ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज द रेजिस्टिविटी। आप बिल्कुल सिंपली से इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, वैसे हमारा जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज रेसिप्रोकल, रेजिस्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस, या आप ये कह सकते हैं कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस होगा, सॉरी कंडक्टेंस जो हमारा होता है उसको हम म्यू से लिखते हैं। ठीक है, और
सॉरी कंडक्टेंस को हम जे से लिखेंगे, कंडक्टिविटी को म्यू से लिखते हैं, लेकिन कंडक्टेंस है उसको हम जे से लिखेंगे, और जे की वैल्यू क्या होगी, एन ई स्क्वेयर टाउ डिवाइड बाई एम। मतलब आपकी जो रेजिस्टिविटी है, सॉरी इसमें एम एल कर लें भाई, यहाँ पे ऊपर ए कर लें, क्योंकि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला था हमारा वो है एम एल, यहाँ पर देखिए ये ऊपर है एम एल डिवाइड बाई ए एन ई स्क्वेयर टाउ, ये हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। और कंडक्टेंस के बारे में मैंने लिखा है कि जो कंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, तो हमने इसका रेसिप्रोकल मतलब इस जो आपको जो मैग्नीट्यूड मिला था इसको पलट के लिख दिया है। अगली चीज जो हमारी होती है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को म्यू से लिखते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 बाई रो। तो रो के लिए आपकी वैल्यू क्या है m डिवाइड बाई एन स्क्वेयर टाउ, तो 1 अपॉन m डिवाइड बाई एन ई स्क्वेयर टाउ, और इसको अगर हम सही तरीके से लिखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी एन ई स्क्वेयर टाउ डिवाइड बाई m, ये आपकी कंडक्टिविटी की वैल्यू हो जाती है। तो ये 3-4 टर्म जो हमारे सामने आई हैं, रेजिस्टेंस के लिए, कंडक्टेंस के लिए, रेजिस्टिविटी के लिए और कंडक्टिविटी के लिए, ये हमारे लिए काफी जरूरी है। ठीक है, अगर अब हम चलते हैं इनकी यूनिट्स के बारे में, इनकी यूनिट्स क्या क्या होती हैं, यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस की यूनिट के बारे में बात करेंगे। रेजिस्टेंस की यूनिट हमारी होती है ओम। इसका जो साइन है वो इस तरह का होता है। अगर फॉर्मूले के हिसाब से हम देखें तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है V डिवाइड बाई I। अगर फॉर्मूले के हिसाब से हम इसको सोल्व करना चाहें तो फॉर्मूले के हिसाब से हम इसको सोल्व किस तरह से करेंगे, आपके पोटेंशियल का रेजिस्टेंस क्या होता है वोल्ट, और करंट का क्या होता है एम्पियर, तो आप ये कह सकते हैं रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो हो गई वोल्ट पर एम्पियर। आप दोनों में से होम भी लिख सकते हैं और वोल्ट पर एम्पियर भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हम चलेंगे रेजिस्टिविटी की यूनिट के बारे में। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, देखिए रेजिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला है रो एल डिवाइड बाई ए। तो आप रेजिस्टिविटी को राइट हैंड साइड में रखें, बाकी सबको लेफ्ट में लेके चले जाएं। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाई ए डिवाइड बाई एल। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई ओम, और जो हमारा एरिया है इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वेयर, जो लेंथ है इसकी यूनिट हो गई मीटर, इससे एक पावर कट जाएगी तो रेजिस्टिविटी के लिए यूनिट क्या बच गई ओम मीटर। ठीक है, और अब हम बात करेंगे हमारी कंडक्टिविटी के बारे में, सॉरी कंडक्टेंस के बारे में। कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, कंडक्टेंस की जो यूनिट है वो आपकी रेजिस्टेंस वाली यूनिट से अपोजिट होती है। जैसे कि उसके अंदर लिखा होता है OHM, तो इसमें आप अपोजिट कर दें बिल्कुल म्यो। कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो गई आपकी म्यो हो जाती है। ठीक है, और इसके अलावा इसकी एक यूनिट और होती है सीमन, और इसका जो सिंबल होता है ये हमारा होता है कैपिटल S। आप इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद में हम चलते हैं हमारी अगली टर्म जिसका नाम है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, ध्यान से देखें। जैसे कि हमारे जो रेजिस्टिविटी है उसकी यूनिट है होम मीटर, तो हमारी जो कंडक्टेंस उसकी यूनिट हो जाएगी म्यो मीटर इनवर्स, ओके, या फिर साइमन मीटर इनवर्स। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनके डायमेंशन फॉर्मूला, जैसे आपको 11th क्लास में आपने डायमेंशन फॉर्मूले वगैरह पढ़े थे, उसके हिसाब से आप इनके डायमेंशन फॉर्मूले आराम से लिख सकते हैं। जो टॉपिक हमारा रहेगा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पेपर के अंदर आया हुआ है और कंपटीशन टेस्ट में भी कई बार उसके बारे में जिक्र हुआ है। टॉपिक है आपका अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। जो टेम्परेचर का अफेक्ट है वो रेजिस्टेंस के ऊपर क्या होगा। देखिए मैंने आपको केवल 2 फैक्टर्स के बारे में बात की थी, क्योंकि वहां पर हमारे लिए दोनों फैक्टर काफी जरूरी थे और उसी के बेसिस के ऊपर हमें आगे का काम करना था। इसलिए जो 3rd नंबर फैक्टर है अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, उसको हमने छोड़ दिया था। अब उसको करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखें, रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला हमने निकाला ML डिवाइड बाई ANE² टाउ। अगर मान के चलें ये जो हम बाकी की जो टर्म्स हैं M है,
m का मतलब तो आप एक तरह से मास मान के चल सकते हैं, तो कांस्टेंट रहना ही है। लेंथ है वो भी कांस्टेंट है, एरिया क्रॉस सेक्शन इसको कांस्टेंट मान लेते हैं। और अगर लेंथ एरिया कांस्टेंट मान लिया तो जो नंबर डेंसिटी है वो तो आपकी ऑटोमेटिक कांस्टेंट हो जाएगी। और जो हमारा ई है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, वो भी कांस्टेंट ही है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ तो बच गया आपका पैरामीटर जिसका नाम है रिलैक्सेशन टाइम। तो हम कह सकते हैं R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। देखिए ध्यान से समझिए बात को। जैसे मान के चलें ये एक वायर है, अगर हम इस वायर का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो उससे क्या होगा, ये आपकी वायर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी, इसका मतलब है कि उनकी जो मोशन है, जिस मोशन के साथ वो मूव करने वाले थे, उनकी जो मोशन है वो भी बढ़ जाएगी। और अगर उनकी मोशन बढ़ जाती है, जैसे मान के चलें एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, पहले दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो कोलिजन है, इसके बीच में आप एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलें कि 1 सेकंड का टाइम लगने वाला था। अगर इसकी मोशन बढ़ जाएगी, मतलब अगर इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो क्या अब 1 सेकंड का टाइम लगेगा? नहीं, अब 1 सेकंड का टाइम यहाँ पर नहीं लगेगा। आपका जो टाइम है वो टाइम आपका कम हो जाएगा। और अगर टाइम कम हो जाता है, इसका मतलब है आपका रिलैक्सेशन टाइम कम होने लग रहा है, और उससे आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है। तो अगर हम किसी वायर के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो आप ये कंडक्टर के लिए, ये जो केस हमारा है ये सिर्फ कंडक्टर के लिए है, ना कि इंसुलेटर के लिए और ना ही सेमीकंडक्टर के लिए। अगर कंडक्टर के केस में हम वायर का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उससे आपका रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाता है। अगर हम बात करने लगे बाद में इंसुलेटर के लिए, इंसुलेटर में तो उसका टेम्परेचर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगली चीज जो बीच में इनके दोनों रह जाती है वो है आपकी सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के केस में आपके टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? देखिए सेमीकंडक्टर के केस में आपका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हमेशा डिक्रीज होगा, रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज होगा। इसके पीछे वजह यह है कि जितना हम किसी भी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उससे उसके जितने भी कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वो टूट जाएंगे, आपके पास फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। और अगर चार्ज कैरियर आपके पास ज़्यादा हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपका रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा और जो करंट की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। तो ये इस बात के बारे में याद रखें कि अगर कंडक्टर की बात होती है तो और अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। इंसुलेटर में कोई फर्क नहीं पड़ता है और सेमीकंडक्टर के अंदर आपका रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, मतलब करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। आज की वीडियो में इतने टॉपिक कवर करते हैं, आगे का अगली वीडियो में कवर करेंगे।